हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एंशियंट हिस्ट्री लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को आप एक बार देख लेते हैं तो दोबारा आपको जीवन काल में कभी भी हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत ही डिटेल्स में टू द पॉइंट जो भी क्वेश्चन एग्जाम में एराइज होता है, जहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है, उस सारे टॉपिक को हम लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान से एक बार वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। दोबारा कभी भी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नामकरण को लेकर, ठीक है। देखिए, नामकरण को लेकर स्टार्ट करते हैं कि प्राचीन काल में भारत को विभिन्न नामों से जाना जाता था, ठीक है। कौन कौन से नाम हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए, पहला नाम है भारतवर्ष, ठीक है। कह रहे कि यह नाम वेदों और पुराणों में प्रयुक्त हुआ। इसका अर्थ है भारत की भूमि या भारत वंश के वंशजों की भूमि। क्लियर यहाँ तक। भारतीय ग्रंथों में भारत नाम का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ है। इंडिया नाम जो है, यह नाम यूनानियों द्वारा सिंध नदी के आधार पर दिया गया है। इंडोस से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। इंडस रिवर से इंडोस, इंडोस से इंडिया, ठीक है। हिंदुस्तान मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा प्रयोग किया गया जो हिंद महासागर से निकला शब्द है, ठीक है। हिंद महासागर से निकला है, मतलब हिंदुस्तान शब्द जो है ये किसके द्वारा प्रयोग किया गया है? मुसलमानों के द्वारा प्रयोग किया गया शब्द है हिंदुस्तान। क्लियर है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे देखिए, इतिहास के स्रोत, मतलब हम लोग हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिससे हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। क्लियर। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे धार्मिक स्रोत के बारे में कि धार्मिक स्रोत कौन कौन से हैं जहाँ से हमको अपने इतिहास को समझने और जानने की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले आता है वेद, ठीक है। वेद में जानकारी मिलता है। फिर आता है उपनिषद, उपनिषद से मिलता है। फिर आता है पुराण। फिर आता है ब्राह्मण ग्रंथ आदि, जैसे बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म जैन साहित्य भी आता है इसमें, ठीक है। उसके बाद जानकारी मिलता है हम लोग को ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है। ये तो धार्मिक ग्रंथ हो गए, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, बौद्ध धर्म जैन धर्म के जो ग्रंथ हो गए। ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब जैसे अर्थशास्त्र, ठीक है, जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। राजतरंगिणी जो कलहन के द्वारा लिखा गया था। चचनामा अली अहमद अबी बकर के द्वारा, कूफी जिसके द्वारा लिखा गया था, चचनामा लिखा गया था। अष्टाध्यायी पाणिनि के अष्टाध्यायी से भी हमारे भारतीय इतिहास को जानने का मौका मिलता है, वहाँ भी जानकारी मौजूद है। अब कुछ विदेशी इतिहासकारों के विवरण भी मौजूद है जहाँ से हम लोग भारतीय इतिहास को जान पाते हैं। जैसे यूनानी मेगास्थनीज जो इंडिका लिखा था। हेरोडोटस ये भी यूनानी यात्री थे। चीनी यात्री भी थे जैसे फाहियान हो गए, वेनसांग हो गए, और अरबी यात्री भी थे जैसे अलबरूनी। इसके किताबुल हिंद के रचना में, और इब्न बतूता भी जो थे ये अरबी थे, जो इनकी रचना थी रेहला। मतलब इनके बुक के जो भी भारत में विदेशी यात्री आए थे वो बुक लिखे थे। उस बुक में भारत की यात्रा वृत्तांत और यहाँ की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने लिखा। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य की बात कर लें तो हमें सिक्कों से, मूर्तियों से, स्तंभ लेखों से, शिलालेखों से, मुद्राएं से, भवनों के अवशेषों से हमारे भारतीय इतिहास को जानने का मौका मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पहला टॉपिक जो है धार्मिक ग्रंथ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेदों का परिचय लेते हैं कि वेद कितने होते हैं, ठीक है। कह रहे कि वेद मतलब क्या होता है? वेद मतलब होता है विद, धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है जनना। वेद का मतलब अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है जनना। वेदों को श्रुति संहिता भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें सुनकर सीखा गया। मतलब वेदों को सीखने का एकमात्र तरीका है सुनकर सीखना। मतलब इसको लिखकर हम लोग नहीं समझ सकते थे या लिखित कोई साक्ष्य नहीं था, तो वेदों को सुनकर सीखा गया। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। चलिए आगे हम समझते हैं। कह रहे कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वेद है। संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा ये संकलित किया गया था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद क्या है। तो कह रहे यह सबसे बड़ा और पुराना वेद है।
मीनिंग मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान और वैदिक सांस्कृतिक भजनों का पवित्र संग्रह को ही हम लोग ऋग्वेद बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब ऋग्वेद में क्या है, ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है, वैदिक सांस्कृतिक भजनों और पवित्र संग्रह, पवित्र भजनों का पवित्र संग्रह किया गया है इसमें ऋग्वेद में। अब इसका विभाजन कैसे है, तो इसमें मंडलों की संख्या 10 है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है कितने मंडल है, कितने सुक्ति है, कितने ऋचाएँ हैं। तो मंडल कितना है, 10 मंडल है इसमें, 10 से 28 सुक्ति है और 10,462 क्या है यहाँ पे, 10,462 जो है यहाँ पे और ऋचाएँ हैं। क्लियर, चलिए आगे जानकारी देखते हैं। तो आगे की जानकारी है, प्रमुख जानकारियाँ, इंद्र, मतलब हमारे ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितना बार हुआ है, तो 250 बार इंद्र का उल्लेख हुआ है। अग्नि का 200 बार उल्लेख हुआ है। और ऋषि जो रीडर होते थे, जो इस बुक को पढ़ते थे ऋग्वेद को, उसको होत्र या होत्री कहा जाता था। क्लियर। राजनीतिक व्यवस्था क्या है, तो आर्यों की प्रारंभिक राजनीतिक प्रणाली का उल्लेख इसमें है। तीसरा मंडल करे कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र इसी मंडल में है, जो सूर्य देव को समर्पित है, सूर्य सविता को समर्पित है। ठीक है। 8वां मंडल क्या कहता है, तो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का उल्लेख एवं कन्नौज परिवार से संबंधित है। ठीक है। 9वें मंडल में हमारे सोम देवता को समर्पित है। और 10वें मंडल में कह रहे हैं कि चतुर्थ वर्णीय समाज जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख पुरुष सूक्त, जितने भी ये हमारे समाज में विभक्त थे उनके बारे में जानकारी मिलता था वर्ण व्यवस्था के आधार पे। उत्तर वैदिक काल, अब देखिए उत्तर वैदिक काल जो था वर्ण वंशावली आधारित था, वंशावली आधारित था। और प्राचीन वैदिक काल जो था एक कर्म के आधार पर, मतलब उत्तर वैदिक काल में वंश के आधार पे आपको ब्राह्मण है कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य है कि शूद्र हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें कर्म के आधार पे जाना जाता था कि आप, हाँ भाई आप अगर युद्ध कर सकते हैं तो आप क्या हैं, आप क्षत्रिय हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं तो ब्राह्मण हैं, ऐसे ही डिवाइड किया गया था। क्लियर। चलिए कुछ अन्य स्रोत क्या है इसके बारे में, अन्य तथ्य को देख लेते हैं। करें कि धर्म सूत्र में इन 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के दूसरा स्थान प्राप्त है, जो यजुर्वेद का एक भाग है। चलिए अब सामवेद को हम लोग समझते हैं। सामवेद क्या है, देखिए यहाँ पे इसका अर्थ होता है धुनों एवं मंत्रों का वेद। मतलब सामवेद को हम बोलते हैं कि ऐसा मंत्र है जिसमें गाने और नृत्य का संकलन किया गया है, कि जितने भी धुन हैं, जितने भी मंत्र और वेद के जो मंत्र हैं उनका संकलन है। ठीक है। कितने मंत्र हैं, 1875 इसमें मंत्र हैं। जानकारियाँ क्या मिलता है, तो भारतीय संगीत का जनक कौन है, सामवेद है। पुजारी जो इसके ऋषि होते थे उसको उदकदाता हम लोग उदकदाता ही बोलते थे। प्रमुख देव क्या है, तो सूर्य। शास्त्रीय भारतीय संगीत एवं नृत्य परंपराओं का आधार, मतलब सामवेद से ही हमारे शास्त्रीय संगीत निकला है और नृत्य निकला हुआ है। यह सभी वेदों में सबसे छोटा वेद है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटा वेद कौन सा है, तो कौन सा वेद है, सामवेद। सखाय, कौथुमीय, रणनीय और जमैनिया। उपनिषद, इसके 2 उपनिषद है, छंदोग्य और केन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे पढ़ना है हम लोगों को यजुर्वेद के तीसरे हमारे जो वेद है यजुर्वेद। अर्थ क्या है, वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन। प्रमुख विशेषता या जानकारियाँ, विशेषता ये है कि गद्य और पद दोनों में है। ये यजुर्वेद किस में है, गद्य में भी है और पद में भी है। पुजारी या ऋषि जो होते थे उधरवरयु कहा जाता था, उधरवरयु। ऋग्वेद के बाद दूसरा स्थान पूजा अनुष्ठानों के लिए ऋग्वेदों के बाद दूसरा स्थान पूजा और अनुष्ठान का किसका है, यजुर्वेद का। ठीक है। कर्मकांड हो गया, पूजा हो गया, यज्ञ हो गया। ठीक है। यज्ञ और बलि का विवरण भी इसमें है। 2 पक्षों में विभाजित है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अगला देखिए, अगला है अथर्ववेद के बारे में हम समझते हैं। अथर्ववेद क्या है, करें कि सामान्य जनजीवन से जुड़ी समस्याओं एवं विश्वासों का संकलन है इसमें। प्रमुख जानकारियाँ क्या है, अंतिम रचित वेद है, सबसे अंत में रचा गया है। ऋषि कौन थे रचने वाले, तो अथर्वा ऋषि जो थे वही ये इस वेद को लिखे हुए थे। अब इसकी विशेषताएं क्या है देख लीजिए। तो इसकी विशेषताएं ये है कि इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह, सामान्य जनमानस के विश्वास अंधविश्वास,
सभा और समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी गई हैं। कन्या जन्म की निंदा है और समाज की प्रकृति मातृसत्तात्मक थी, मतलब यहाँ पे माता प्रधान होता था, पितृ प्रधान नहीं था। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जादू टोना साप अभिशाप रोग दोष जो भी है इस अथर्ववेद में यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अब देखिए वेदांग और सूत्र संहिता। वेदांग की रचना किया गया है वेदों को समझने के लिए। ठीक है, वेदांग की रचना किस चीज के लिए किया गया है? वेदों को समझने के लिए। तो वेदांग के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। करें कि वेदांग क्या होता है कि वेदों को समझने हेतु रचित सहायक ग्रंथों को वेदांग कहते हैं। संख्या कितना है? 6। कितने वेदांग है? 6 वेदांग है। पहला है शिक्षा, उच्चारण से संबंधित है, उच्चारण की शुद्धता इसमें आता है। कल्प, विधि विधान यज्ञों की विधियां हैं इसमें। व्याकरण, भाषा की शुद्धता और रचना है। निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति और अर्थ। 5वां है छंद, जिसमें वैदिक मंत्रों की छंद योजना है। और छठा जो है यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, छठा ये है ज्योतिष। ज्योतिष में क्या है? तो काल गणना, ग्रह नक्षत्र, यज्ञ का समय और निर्धारण है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है? वेदों को पढ़ने समझने और व्याख्या करने हेतु प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक है। मतलब वेदों को पढ़ने के लिए ऐसे आपको वेद समझ में नहीं आएगा जब तक आप वेदांग नहीं समझिएगा। तो मतलब वेदों को समझने के लिए हमको वेदांग को पढ़ना जरूरी है, वेदांग को समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है फिर से। शिक्षा जो है ध्वनि और विज्ञान से संबंधित उच्चारण पर बल देता है। कल्प क्या है? स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। व्याकरण, पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। निरुक्त, यास्क द्वारा रचित वेदों में प्रयुक्त कठिन शब्दों की व्याख्या है इसमें। छंद क्या है? तो गायन और मंत्रों की लयबद्धता के लिए है। ज्योतिष क्या है? यज्ञ समय, तिथियां, नक्षत्रों का निर्धारण इसमें दिया गया है। तो मतलब हमारे कुल मिलाकर यही बात है कि अगर वेद को समझना है तो वेदांग को पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। अब चलिए थोड़ा सा हम पुराण के बारे में समझ लेते हैं। पुराण क्या होते हैं? तो पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है पुराना या प्राचीन। क्लियर? अब देखिए उद्देश्य क्या है? तो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक घटनाओं, कथाओं, वंशावली, भूगोल, सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन और वेदों के जटिल भाषाओं का सरलता से समझना। मतलब पुराणों की रचना भी इसीलिए किया गया है ताकि वेदों को आसानी से समझा जा सके। मतलब समझ चुके हैं कि वेद को समझना इतना आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि ये किसी इंसान के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसलिए रचनाकार कौन है? तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्वा। मतलब पुराणों की रचना किसने किया? लोमहर्ष ने और उसके पुत्र उग्रश्वा ने। रचयिता वेद व्यास, वेदों के रचयिता वेद व्यास, रचनाकार हैं लोमहर्ष और उग्रश्वा। अब देखिए कुछ यहाँ पे प्रमुख विशेषताएं दिया गया है। कुल पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराने संस्कृत श्लोक में रचित हैं। पाठक पुजारी वर्ग के होते हैं। स्त्री शूद्र को पाठ करने की अनुमति नहीं है, परंतु श्रवण की अनुमति दी गई है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन आंध्र सतवाहन काल का उल्लेख। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की विवरण है। वायु पुराण में गुप्त वंश का विवरण मिलता है और ब्राह्मण पुराण में पुरु वंश का और महापुराण का विवरण है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण भक्ति पर केंद्रित है। क्लियर है? चलिए अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं। करें कि वेदांग वेदों की अध्ययन की सहायक शाखाएं हैं। पुराण धार्मिक अध्ययनों, वंशों और कथाओं का भंडार है। स्त्री शूद्र के लिए पुराणों का पाठ करना वर्जित था, लेकिन श्रवण के लिए छूट थी। पुराणों की संख्या 18 है, जो धार्मिक और ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए जो भी हमारे कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति और इतिहास का वर्णन करते हैं, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है नाम अर्थशास्त्र का। क्लियर है? तो अर्थशास्त्र क्या है? तो कह रहा है क्या कि रचयिता जो है इसके कौटिल्य चाणक्य 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखे थे। विषय क्या है? तो राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था इसमें।
विशेष मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी इससे हम लोग को मिलती है। आगे देखिए राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी क्या है? राजतरंगिणी तो रचयिता जो है कलहन 12वीं शताब्दी में रचित है ग्रंथ है, ठीक है। विशेष कश्मीर का क्रमबद्ध इतिहास है, राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। विशेष भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। याद रखिएगा, स्टार्ट लगा लीजिए कि राजतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया है। उसके बाद आता है अष्टध्यायी, ठीक है, पाणिनि द्वारा रचित 8वीं शताब्दी में यह ग्रंथ है। विषय क्या है? संस्कृत व्याकरण का सर्वप्रथम व्यवस्थित ग्रंथ। इसमें संस्कृत भाषा की जानकारी मिलती है। विशेष इसके सूत्रों में तत्कालीन समाज की झलक मिलती है, ठीक है। ये देखिए पाणिनि द्वारा हमारे डाक टिकट पे पहले आता था। अब देखिए महाभाष्य, महाभाष्य की रचयिता पतंजलि 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ईसा पूर्व में लिखे थे। विशेष सुकालीन सामाजिक व राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। उसके बाद है गर्ग संहिता, जिसमें हम रचयिता कात्यायन थे। विशेष जानकारी यवन आक्रमणों की जानकारी इससे हमको प्राप्त होती है। आगे देखिए चचनामा, ठीक है, रचयिता अली अहमद। अरबों और सिंध का विजय, विषय क्या है इसमें? अरबों और सिंध के विजय के बारे में जानकारी मिलता है। विशेष अरबों की भारत विजय का प्राचीन विवरण है, इसमें प्राचीनतम विवरण दिया गया है। आगे देखिए कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से आए थे और किसके शासन काल में आए थे। तो कुछ विदेशी यात्री हम यहाँ पे लेकर आए हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले मेगास्थनीज, ठीक है, कहाँ के थे? यूनान के थे। मेगास्थनीज कहाँ के था? यूनान का था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। इंडिका पुस्तक लिखा। मौर्यकालीन प्रशासन, सामाजिक नगर और योजना का वर्णन है। उसके बाद आता है हेरोडोटस, यूनानी था। विवरण अप्रत्यक्ष है, किसके शासन काल में आया है इसकी जानकारी नहीं मिलता है। भारत को सुनहरा देश कहा है, ठीक है। पिलानी रोम का था, प्रथम शताब्दी में आया था। भारत और रोम के व्यापारिक संबंध की जानकारी इससे मिलता है। उसके बाद टॉलमी यूनान का था, 2री शताब्दी में आया। भारत का भूगोल व मानचित्रण इसने दर्शाया, बनाया, कह सकते हैं। दूसरा यूनानी यात्री था हमारा डियोनिशियस, जो मिस्र का था। दशरथ मौर्य के समय आया और टॉलमी द्वितीय का राजदूत था। आगे देखिए अब कुछ चीनी यात्री के बारे में हम देख लेते हैं, कौन कौन से चीनी यात्री आए थे। तो सबसे पहले आता है फाहियान, 399 से 414 ईस्वी में आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसने बुक लिखा था फोकुकुची, बौद्ध धर्म, गुप्त प्रशासन, जनता का जीवन का वर्णन मिलता है। मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्ध बताया गया है इसमें। संयुगन जो चीनी यात्री था 518 में आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। मतलब जो भी लिखित साक्ष्य था बौद्ध धर्म के बारे में, जो भी उसके लेख थे वो सब एकत्रित किया इसने। उसके बाद आता है ह्वेनसांग, 630 से 645 में आता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है। और सियूकी की रचना की, जिसमें नालंदा में शिक्षा प्राप्त करता है और शिक्षा व्यवस्था बौद्ध धर्म का विवरण इसमें है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जूम कर देते हैं, फोटो देख लीजिए आप। ये फाहियान का फोटो है, मतलब उस समय तो कोई डिजिटल फोटो नहीं था, तो बस बनाया गया है। सयोगुन का है, ये ह्वेनसांग का है और यह है इत्सिंग का। क्लियर? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे देखिए। अब कुछ अरब आक्रमणकारी थे, अरब यात्री थे, वो आए यहाँ पे। उसके बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए अल बरूनी 11वीं शताब्दी में आता है। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया, किताबुल हिंद की रचना की। और इब्न बतूता आता है 14वीं शताब्दी में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय यात्रा करता है और रिहला नामक पुस्तक लिखता है जो अपनी यात्रा वृत्तांत के बारे में बताता है ये। उसके बाद देखिए, उसके बाद समझते हैं अन्य कुछ यात्री थे, जैसे मार्को पोलो हो गया जो इटली का था। दक्षिण भारत की स्थिति का वर्णन किया। अब्दुल रजाक फारस का था, विजयनगर साम्राज्य का वर्णन करता है। और निकोला कांटी इटली का था जो विजयनगर यात्रा की और भव्यता का चित्रण करता है, ठीक है। वही चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया गया है कि मेगास्थनीज जो था इंडिका पुस्तक लिखता है चंद्रगुप्त मौर्य
के शासनकाल में आया। नगर नियोजन, जाति व्यवस्था, विवाह, शिक्षा और वर्ण व्यवस्था का वर्णन करता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया और नालंदा विश्वविद्यालय की प्रशंसा की। फाहियान गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक और स्थिति का वर्णन करता है, विशेषकर बौद्ध धर्म पर बल देता है। अलबरूनी संस्कृति सीखा अलबरूनी ने और भारतीय धर्म दर्शन पर गहरी जानकारी देता है। इब्न बतूता तुगलक के शासनकाल में आया, दिल्ली में स्थित था और न्याय प्रणाली का वर्णन करता है। ठीक है, अब कुछ पुरातात्विक संबंधित स्रोत हैं, ठीक है, उसको हम समझ लेते हैं कि पुरातात्विक संबंधित स्रोत क्या है। जैसे अभिलेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया और सिक्का हो गया। ठीक है, इनसे भी हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलता है। जैसे सबसे पहले आता है, अध्ययन करते हैं इसका हम लोग सिक्कों का अभिलेखों का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एपिग्राफी। ठीक है, पत्थरों और धातु आदि पर खुदे हुए लेख, जैसे आदेश, दान, शासन विवरण आदि का विवरण था। स्तंभ लेख राजाज्ञाएं, धार्मिक आदेश, घोषणाएं आदि जो स्तंभों पर अंकित होते हैं। उदाहरण अशोक के द्वारा, अशोक ने बहुत सारे स्तंभ लेख लिखवाए थे। सिक्का, लोग सिक्कों पे भी लेख लिखवाते थे या मोहर लगवाते थे। ठीक है, तो सिक्कों के संबंधित जानकारी जैसे शासकों के नाम, शासनकाल, धार्मिक संस्कृति और आर्थिक स्थिति। समुद्रगुप्त के स्वर्ण मुद्राएं के प्रकार, सामान्य स्वर्ण मुद्रा, अश्वमेध प्रकार और वीणा वादन प्रकार। ठीक है, आगे देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में हम समझ लेते हैं और स्तंभ लेख के बारे में समझ लेते हैं, जहां से हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी और विवरण प्राप्त होता है। तो पहला है अभिलेख हमारा हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, ये लिखा गया था कलिंग राजा खारवेल के शासक थे जब ये लिखा गया था। हाथी गुफा लिखवाए थे। भारतवर्ष का प्रथम अभिलेख है ये, याद रहेगा कि भारतवर्ष का प्रथम अभिलेख कौन सा है, हाथी गुफा। किसके शासनकाल में था, कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, ये रुद्रदमन के शासक, उसमें रुद्रदमन शासक थे और संस्कृत भाषा में लिखा गया। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सतकर्णी शासक थे और सतवाहन राजवंश सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं के बारे में है। इसमें प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के बारे में है और इसमें हरिसेन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एहोल अभिलेख किसके बारे में है, तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखा गया है और हर्षवर्धन की पराजय के बारे में इसमें बताया गया है। आगे देखिए, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में बताता है और रेशम बुनकरों की श्रेणी को दिखाया गया है। ग्वालियर अभिलेख परमार नरेश भोज के बारे में है और हूण राजाओं के शासन का उल्लेख है। बसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन के बारे में है। देवपड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के बारे में है और बेसनगर गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस अभिलेख जो है एंटी अल्सिडिस के बारे में है। मध्य भारत में भागवत धर्म के विकास का प्रमाण मिलता है इसमें। ठीक है, अब देखिए एरन अभिलेख के बारे में, तो भानुगुप्त के बारे में था ये, भानुगुप्त के द्वारा था ये और सती प्रथा का प्रथम बार उल्लेख हुआ था एरन अभिलेख में। ठीक है, एशियाई माइनर बोंगजोकोई अभिलेख 1400 ईस्वी में लिखा गया। तुर्की में स्थित है। हिंदुत्व इंडो यूरोपीय। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का उल्लेख है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे पत्थर पे लिखा गया शिलालेख दिखाया गया है, आप लोग देखिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझते हैं कि सिक्के और अन्य, कुछ सिक्के पे भी हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में दर्शाया गया था, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सिक्के क्या है, सिक्के देखिए, करें कि प्राचीनतम सिक्के जो होते हैं हाथ सिक्के होते हैं, कष्टपतन होते हैं और पंचमार्क सिक्के होते हैं। ठीक है, प्रथम बार सिक्कों का उल्लेख यवन शासकों के द्वारा मिलता है। ठीक है, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती मुद्रा संगीत का प्रमाण मिलता है, संगीत प्रेमी का प्रमाण मिलता है। ठीक है, जो सिक्के पे ये सब चीज़ बनाया गया था। अर्कमेडू पुदुचेरी के निकट है, जो रोमन सिक्के प्राप्त हुए वहाँ से। धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पा लगाकर निर्मित लेड के सिक्के, मतलब शीशा के सिक्के जो है सतवाहन शासकों के द्वारा चलाए गए थे। तो सिक्के कितने प्रकार के होते थे, हाथ सिक्के, कष्टपतन सिक्के और पंचमार्क सिक्के। ठीक है, ये सिक्के होते थे। चलिए आगे देखते हैं हम।
अब देखिए हम लोग अध्याय 2 में प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, बेसिक इतिहास की जानकारी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए करें कि काल का विभाजन। ठीक है, काल का विभाजन हम देखते हैं यहाँ पे। करें कि प्रागैतिहासिक काल लेखन कला नहीं था। ठीक है, मतलब इस समय जो भी साक्ष्य मिलेगा वो उसमें लिखा हुआ प्रमाण नहीं है, बस दीवारों पे अंकित चित्र है या कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ है जमीन से खुदाई के दौरान, वही है। आदि ऐतिहासिक काल में क्या था, लेखन था परंतु अपठनीय है। साक्ष्य तो मिला है लिखा हुआ, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐतिहासिक काल लेखन स्पष्ट और पठनीय था। जो ऐतिहासिक काल थे उसके लेखन का जो साक्ष्य वो अब पठनीय है, मतलब पढ़ सकते हैं हम लोग और स्पष्ट रूप से है। ठीक है, पूरा पाषाण युग होमो इरेक्टस, मध्य पाषाण युग निएंडरथल और नव पाषाण युग होमोसेपियंस। ठीक है, जिसमें मानव सभ्यता का उद्भव हुआ आए। आगे देखिए साक्ष्य के बारे में और हम समझ लेते हैं। तो कहें होमोसेपियंस का धरती पर आगमन लगभग 30,000 से 40,000 पूर्व बताया जाता है। भारत का प्राचीनतम मानव अवशेष श्वेत गिब्बन है। और भारत में मानव के अस्तित्व का प्रथम प्रमाण नर्मदा घाटी द्वारा मिलता है, जो रबर ब्रूसफुट के द्वारा ये सब खोजा गया था। और प्रथम पूरा पाषाण कलाकृति पल्लवरम तमिलनाडु में। अब भारत का प्राचीनतम नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रागैतिहासिक काल की विशेषताएं, जैसे मानव को आखेटक संग्राहक कहा गया। ठीक है, आग का आविष्कार जो हुआ वो पूरा पाषाण काल में हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार ये सब पूछा गया है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। अस्थायी निवासी नवपाषाण काल में, मतलब अस्थायी रूप से एक जगह पे निवास करने लगे लोग नवपाषाण काल में। ठीक है, इसी के लिए कुछ औजार कौन कौन से थे, तो कृषि और औजार देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे करें कि प्रथम फसल गेहूं और जौ। साक्ष्य मेहरगढ़, कहाँ से साक्ष्य प्राप्त होता है, मेहरगढ़ से। अन्य फसल कौन से है, तो चावल कोल्डिहवा से प्राप्त होता है, जो उत्तर प्रदेश में है। प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी को सबसे पहले औजार बनाया गया था। धातु के कौन सा प्रयोग हुआ था, तो तांबा धातु का सबसे पहले तांबा के औजार बनाए गए थे, तांबा का हम लोग प्रयोग किए गए थे। ठीक है, प्राचीन संस्कृति मिट्टी के बर्तनों के आधार पर मालवा काले व लाल रंग के बर्तन होते थे। जो बुर्जहोम मालवा से प्राप्त हुए थे काले और लाल रंग के बर्तन। बुर्जहोम से क्या, धूसर बर्तन मिले। ठीक है, जोखे से लाल बर्तन मिला। दक्षिणी नवपाषाण से चमकीले धूसर बर्तन मिले और पूर्वी नवपाषाण से भूरा लाल बर्तन मिला। ठीक है, जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण और बस्ती इनाम गांव। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता अध्याय 2 को, ये प्रथम अध्याय सेकंड अध्याय देख चुके हैं। अध्याय 2 को पढ़ेंगे जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएगा देखते देखते। ठीक है, तो बस आप लोग को करना यही है कि वीडियो को बस आप लोग 1-2 बार देखिएगा, सारे चीज़ डिटेल्स में चित्र बाय चित्र दिया हुआ है, सब चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको फैक्ट, ऐसे ही आपको डेली बेसिस पे हम जो करा रहे हैं करंट अफेयर का क्लासेस, वो सारे क्लासेस और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन जो आते रहते हैं सबको हम अपडेट करते हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।